Hello, welcome everyone. This is Rakesh Kumar again back with the wonderful session for you all dear learner. So आज के इस लेक्चर के अंदर इस सेशन के अंदर हम 40 इंपॉर्टेंट idioms और phrases को देखेंगे. Dear learner, as we have started the 200 important idioms and phrases series और आज उस सीरीज का चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर 4. वी शैल बी डिस्कसिंग जो अपकमिंग 30 मिनट्स होंगे या 25 से 30 मिनट्स होंगे, उसके अंदर हम ये 40 idioms और phrases को देखेंगे. डियर लर्नर, एक बार मैं आपको फिर से ये बता दूं कि जितने भी idioms मैं आपको कवर करवा रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसीलिए आप सभी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करें, रिवीजन करें. और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछले पार्ट्स के अंदर भी कहा था कि जैसे ही मैं किसी यहां पे idioms को स्पीक करता हूं तो आपको भी मेरे से स्पीक करना है, क्योंकि यहां पे जब आप टंग का यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके कहीं ना कहीं माइंड के अंदर भी इंपैक्ट डालेगा. तो इससे आपकी जो मेमोरी है वो शार्प हो जाएगी और डेफिनेटली आप कभी भी किसी भी जगह अगर एग्जाम के अंदर किसी भी idiom को देखोगे, आप पढ़ते ही वहां पे आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये इसका ऑप्शन, इसका आंसर ये वाला यानी ऑप्शन है. तो इस तरीके से भी आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएं ताकि आप अपने कम समय में एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाए. डियर लर्नर, आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले जस्ट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. आई होप यू विल डेफिनेटली गिव मी आंसर. डियर लर्नर, हाउ मच टाइम डू यू मेक प्रोडक्टिव इन ए डे? आप एक दिन में अपने टाइम को कितना यूजफुल बनाते हैं? आज एक बात जरूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर रखें. डियर लर्नर, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू जस्ट पुट योर ऑल एफर्ट्स. आपको पूरी कोशिश करनी है सो दैट यू कैन कंप्लीट योर टारगेट, सो दैट यू कैन बी इंडिपेंडेंट, आप अपने पांव पे खड़े हो पाओ. तो उनको भी आपको ध्यान में रख के चलना. और मैंने आपको कई लेक्चर्स के अंदर ये कहा है कि आप जब भी अभी पढ़ाई करते हैं, कभी भी आप स्टडी करते हैं या कोई अपनी प्रिपरेशन करें, यू ओनली नॉट डू स्टडी, आपके साथ आपकी सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी करती हैं आपके साथ स्टडी. सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पेरेंट्स हैं या जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो भी हमारे साथ बैठ के या आपके साथ बैठ के पढ़ाई करती. इसीलिए इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर टाइम वेरी यूजफुल सो दैट यू विल नेवर रिग्रेट कि आपने अपने टाइम को वेस्ट किया. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट और पार्ट नंबर 4 which is related to important idioms and phrases which is completely based for all competitive exams. सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है और आई होप आपने अभी तक की जो हमने आज से पहले 80 इंपॉर्टेंट idioms को अच्छे तरीके से कवर करा, उन सभी के ऊपर रिवीजन भी कर दी होगी. डेफिनेटली हैविंग फिनिश्ड ओवर 200 इंपॉर्टेंट idioms एंड phrases सेशन, डेफिनेटली मैं आपके साथ उसका PDF भी शेयर करूंगा और उसके अलावा भी और भी कंटिन्यू करेंगे. अगर हमारे पास और ज़्यादा टाइम रहा तो डेफिनेटली वी शैल कवर मोर देन 200 इंपॉर्टेंट idioms. तो यानी हम 500 या 300 400 टारगेट को अचीव भी करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आज का 80 नंबर 1 यानी जो इंपॉर्टेंट idiom है वो है बैक सीट ड्राइवर. डियर लर्नर, बैक सीट ड्राइवर क्या होता है? यानी गलत सलाह देने वाला व्यक्ति जो होता है. जिस तरीके से अगर सपोज करो यहाँ पे एक मैं गाड़ी बना लेता हूं और यहाँ पे एक ड्राइवर है और यहाँ पे उसके साथ एक दूसरा बैठा है, लेकिन यहाँ पे एक इंसान है जो यहाँ से उसको डायरेक्शन दे रहा है. डेफिनेटली डियर लर्नर, वो कहीं ना कहीं उसको गलत ही सलाह देगा, गलत डायरेक्शन बताएगा. इट मीन्स वो अपनी जो ड्राइवर जो है वो तो आगे से चला रहा है, लेकिन वो बैक सीट ड्राइवर है, यानी वो पीछे से गाड़ी को चला रहा है अपनी मर्जी से. इसीलिए कहीं ना कहीं वो हमें गलत सलाह दे रहा है. तो जब भी कोई गलत सलाह देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बैक सीट ड्राइवर भी कहा जाता है. ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड और अननीडेड डायरेक्शन टू द ड्राइवर. तो इस तरीके से भी आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं. उसके बाद डियर लर्नर बात करते हैं idiom नंबर 82 की बात करें तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी देर रात तक तेल जलाना. डियर लर्नर, कोई भी यहाँ पे अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से देर रात तक तेल नहीं जलाता, देर रात तक जागता नहीं है. कुछ ना कुछ वो काम कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, यानी देर रात तक वो काम कर रहा, तभी वो मिड नाइट ऑयल को यानी बर्न द मिड नाइट ऑयल यानी देर रात तक वो तेल जलाता, यानी आधी रात तक, आधी रात में तेल जलाना. जो लालटीन होती है आप सभी को पता है, उसके अंदर जो तेल जलाते हैं या दिया बना के तेल जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कोई पर्पज रहा होगा. तो यहाँ पे बर्न द मिड नाइट ऑयल का मतलब होता है रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट. अगर आप एक प्रोमिनेंट वे से बात करें तो ये होता है कि देर रात तक पढ़ाई करने को कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, रीड लेट इनटू द नाइट या स्टडी लेट इनटू द नाइट. इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं. उसके बाद idiom नंबर 83 की बात करते हैं तो इसका मतलब है डबल टेक. डबल टेक का मतलब क्या होता है? यानी लुक ए सेकंड टाइम. सपोज करो एक, देखो मैं आपके एक सिंपल एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे
एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करो यहां पे किसी आईएएस ऑफिसर की गाड़ी जा रही है, आपको दिखी कि वहां पे किसी ऑफिसर की गाड़ी है तो आपने एक बार देखी, लेकिन आपको उससे एक अट्रैक्शन होगी, यानी आपको देखे वाव क्या गाड़ी है, तो उसको आप सेकंड टाइम भी देखोगे। तो इसका मतलब यू हैव डबल टेक टू दैट व्हीकल, तो आपने उस तरीके से उस गाड़ी को दो बार देखा, लुक ए सेकंड टाइम, इट मींस दोबारा से देखना। देखो अगर मैं आपको एक लड़की की एग्जांपल दूं, व्हेन शी वॉक्ड बाय इन दोज हील्स, यानी वो जो उसको वो चप्पल लगी थी, हील्स लगी थी, ऑल द गाइज डिड ए डबल टेक, जितने भी वहां पे गाइज थे, लड़के थे, उन्होंने दोबारा उसको देखा। तो इस तरीके से यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इडियम नंबर 84 की बात करें तो डाउन टाइम की बात हो रही है। डाउन टाइम का मतलब होते हैं कंफर्टेबल टाइम, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिंग टाइम, यानी जिसके अंदर आप आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसको आप डाउन टाइम कहते हैं। जैसे आप बोलोगे सर यू नीड टू हैव सम डाउन टाइम, यानी आप अपने एक चैनल पे अपने पढ़ाते हैं, दूसरे राजस्थान के एक इंपॉर्टेंट चैनल पे पढ़ाते हैं, उसके बाद आप ट्रिपल एस पे भी आप इंग्लिश को कवर करवा रहे हैं, तो यू हैव टू सम डाउन टाइम, यानी यू हैव टू क्या बोलोगे, टेक रेस्ट, या इस तरीके से बोलोगे यू नीड टू हैव सम डाउन टाइम, यानी आपको कुछ रिलैक्स करना चाहिए, कुछ आपको आराम करना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप ये इंपॉर्टेंट को समझ सकते हैं इडियम को। उसके बाद इडियम नंबर 85 की बात करें तो कम वट में, देखो आपको भी ये बहुत ही ज्यादा सूट करता है और आज आप अपने सभी स्टेटस के ऊपर भी लगाएंगे इसको। इसका एक दूसरा भी होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप अगर आप नोटबुक पे लिख रहे हैं तो इसको लिख ले, लॉस टॉस और क्रॉस, लॉस टॉस और क्रॉस। इसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए, कम वट में, आप बोलोगे सर कम वट में आई विल डेफिनेटली क्या बोलोगे, कंप्लीट दिस एग्जाम, आई शैल डेफिनेटली पास दिस एग्जाम। कम वट में चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, यानी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन मैं इस एग्जाम को क्लियर करके ही रहूंगा। तो आज आपके स्टेटस पे ये डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी, मैं तो कहां से देखूंगा बट आप चढ़ाएं, ताकि आपको जब दूसरे पूछें तो उस तरीके से आपकी इसकी रिवीजन भी हो जाए। यू जस्ट फाइंड टेक्निक, किस तरीके से आप चीजों को अपने पास रख सकते हैं, अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। उसके बाद इडियम नंबर 86 की बात करें तो इडियम नंबर 86 है थ्रो द टॉवल इन, यानी यहां पे इडियम नंबर ये कौन सा है, इडियम नंबर 86 है थ्रो द टॉवल इन, यानी टॉवल को किसी चीज के साथ किसी चीज के अंदर फेंकना। सपोज करो यहां पे अगर आप नहाने जा रहे हैं तो आपकी बकेट जो है तो उसके अंदर आपने टॉवल को फेंक दिया, यानी टॉवल को किसी चीज के अंदर फेंकना, इसका मतलब है, यानी जब आप कहते हैं ना कभी भी आप हार मान लेते हैं, ये रहने दे, इधर इधर है ना, हम ऐसे कहते हैं कि इधर है, इसका मतलब यू आर फेसिंग क्विट, यानी टू क्विट इन डिफीट, यानी क्या टू क्विट और डिफीट, यहां पे टू क्विट करना या डिफीट हार जाना, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, थ्रो द टॉवल इन। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप उर्दू या हिंदी में मतलब जानना चाहें तो हार मान लेना, थ्रो द टॉवल इन, इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। उसके बाद ईडियम नंबर यहां पे 87 की बात करें, कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप, इसका मतलब है हैप्पीनेस साइड, मींस एक बहुत ही अच्छी खुशी वाली कंडीशन में होना। कीप योर चिन अप का मतलब होता है एक चीयरफुल कंडीशन में होना, जैसे आप कहते हैं रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कभी भी आपकी लाइफ के अंदर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज आते हैं, बट यू स्टे विद योर हैप्पीनेस, आप अपनी हैप्पीनेस के साथ वहां पे स्टे रहते हैं, यानी रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस को कहते हैं कीप योर चिन अप। इसके साथ एक दूसरा भी यहां पे आपको बता देता हूं, कीप योर चिन डाउन का मतलब होता है रिमेन सॉरोफुल इन ए डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, यानी जब आपको दुख की घड़ी आती है उस टाइम पे आप ज्यादा परेशान होते हो तो आपकी जगह पे आपको डाउन का यूज करना है, कि नहीं कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न होने को कहते हैं कीप योर चिन अप। इस तरीके से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इडियम नंबर 88 की बात करें, डोंट पुल ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी देखो सपोज करो कभी भी आपके सामने कोई यहाँ पे अंडे बेचने वाला जा रहा है तो उसके अंडे सपोज गिर गए, तो आपने उसको कहा कि सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखो, दोबारा से गिरेंगे तो सारे के सारे ये फट जाएंगे। तो आप उसको सलाह दे रहे हो कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इट मीन्स यू आर गिविंग देम यू आर गिविंग हिम एंड हर, आप वहां पे इसको सुजेशन दे रहे हो बट शी और ही इज नॉट फॉलोइंग योर सुजेशन। तो आपका इसका मतलब ये कि आप किसी को क्या दे रहे थे, कुछ चेतावनी दे रहे थे ताकि वो इस रिस्क से बच पाए। इसका मतलब है डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर, यानी अगर कभी आप प्रयास करते, किसी चीज को फाइट करते, किसी चीज को आप कंप्लीट करते हैं, उसको पाने के लिए आप दिन रात कर देते हैं, लेकिन अपना पूरा प्रयास वहां पे नहीं लगाना। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता अपनी पूरी कोशिश जोर शोर से वहां पे लगा देना। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर, यानी एक ही जगह पे अपना पूरा प्रयास नहीं
नहीं लगाना। तो इस तरीके से भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अंडर द वेदर की बात करें, अंडर द वेदर का मतलब होता है किसी परेशान कंडीशन में होना, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, या फिर बीमार महसूस करना, यानी स्लाइटली अनवेल आर लो स्पिरिट्स। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं अंडर द वेदर, यानी इसका मतलब जैसे आपको कहीं बुखार है, आप बीमार हैं, यू विल से आई एम अंडर द वेदर, इसका मतलब मैं बीमार हूं या किसी परेशान यानी किसी डिफिकल्ट कंडीशन के अंदर हूं। यानी स्लाइटली अनवेल आर इन ए लो स्पिरिट्स, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैं यहाँ पे ईडियम नंबर 90 की बात करें तो इसका मतलब है टू हिट द सैक। इसका मतलब होता है सोने जाना। अगर आप हिट द सैक की बात करें, टू हिट द सैक का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, यानी सोने की तैयारी करना, सोने की तैयारी करने को कहते हैं टू प्रिपेयर फॉर स्लीप। हिट द सैक का मतलब भी यही होता है, यानी सोने जाना, यानी सोने की तैयारी करना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ईडियम है। उसके बाद यहाँ पे ईडियम नंबर 91 की बात करें, एवरी डॉग हैज हिज डे, या इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं एवरी डॉग हैज इट्स ओन डे। ITS वाला, ये इकट्ठा वाला, इट इज वाला नहीं, इट्स, एवरी डॉग हैज इट्स ओन डे, यानी हर एक इंसान का अलग अलग दिन आता है। आप बोलोगे ये सर यहाँ पे कुत्ता लिखा है, यानी एवरी डॉग हैज हिज डे, इसका मतलब यहाँ पे जो डॉग है, यानी डॉग यहाँ पे एक बुरे टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो ये बात आपको समझनी है। एवरी डॉग हैज हिज डे, इसका मतलब डॉग यहाँ पे एक बुरे टाइम को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इंडिकेट करना है। इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई बुरा टाइम चल रहा है और somebody is saying to you, आपको कोई कह रहा है don't lose your hope, keep your hope, यानी keep hope या keep faith, everyone will have good luck at some point in their lives। तो इसका मतलब हर किसी की जिंदगी में एक वहाँ पे सुनहरा अच्छा पल आता ही आता है, अच्छा टाइम आता ही आता है। इसका मतलब है एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब होता है हर इंसान का एक दिन होता है, यानी हर इंसान का एक दिन होता है, यानी इस तरीके से हर किसी का बैड सिचुएशन के बाद एक गुड सिचुएशन आती है, एक गुड टाइम भी आता है। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ईडियम नंबर 92 की बात करें, व्हेन पिगीज फ्लाई, यानी व्हेन पिगीज फ्लाई का मतलब होता है जब सुअर उड़ते हैं, यानी पिग्स का मतलब आपको पता है सुअर जो होते हैं, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ते हैं, यानी सुअर जो होते हैं उड़ते हैं। इसका मतलब होता है टॉक इन सेंस, यानी टॉक इन सेंस व्हेन इंटॉक्सिकेटेड, इसका मतलब होता है नशे में बकवास करना, जो मर्जी आए वो कहना, उसके लिए आप कहते हैं टॉक इन सेंस व्हेन इंटॉक्सिकेटेड, यानी जब आप नशे में हैं या जब कोई नशे में है तो वो बकवास किए जा रहा है, उस टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। इस तरीके से भी आप इस इडियम को याद रख सकते हैं। उसके बाद इडियम नंबर 93 की बात करें, ए बुल इन ए चाइना शॉप। ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा क्या को पहुंचाता हो, नुकसान पहुंचाता हो, क्योंकि चाइना का नाम सुन के ही आपको यहाँ पे इंडिकेट के क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि समथिंग इज वार्निंग हियर यू, यहाँ पे कुछ आपको वार्निंग मिल रही है। तो इसका मतलब वन हु कॉजेज या कॉजेज डैमेजेस या डैमेज या डैमेजेस भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जो इंसान बहुत ज़्यादा नुकसान करता हो। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मैनी पीपल हैव प्रूव्ड बुल्स इन ए चाइना शॉप इन रिस्पेक्ट, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने क्या करी, डैमेज करी, इसकी इज्जत का धमंजियाँ उड़ा दी, धज्जियाँ उड़ा दी। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडियम नंबर 94 की बात करें, एवॉल्व इन ए शीप्स, एवॉल्व इन शीप्स क्लॉथिंग। इसका मतलब क्या होता है, भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी जिस बंदे को आप वहां पे समझ रहे थे कि ये ऐसा नहीं है लेकिन वो उससे भी घटिया निकला। इसका मतलब है एवॉल्व इन शीप्स क्लॉथिंग या एवॉल्व इन लैम्स क्लॉथिंग भी आप यूज कर सकते हैं, LAMB, लैम्प भेड़ का बच्चा होता है। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस, इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी एक खतरनाक व्यक्ति जो वहां पे दिखावा कर रहा है। एवॉल्व इन शीप्स क्लोथिंग, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं अपने नाम से तो आप कहोगे राकेश इज एवॉल्व इन शीप्स क्लॉथिंग फॉर जनरल पब्लिक। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ईडीएम नंबर यहाँ पे 95 की बात करें, कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, यानी यहाँ पे कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, यानी आप क्या बोलोगे, जैसे आपको एक मैं शोले मूवी का डायलॉग सुनाता हूं, यहाँ पे ठाकुर मैं मुझे यानी ये हाथ मुझे दे दो, ऐसे कह रहा था गब्बर, वहां पे ठाकुर को कह रहा था, क्योंकि जब तक ठाकुर था तब तक गब्बर को वहां पे राज करना या गब्बर का कब्जा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जैसे ही ठाकुर गब्बर के कब्जे में आए तो गब्बर ने वहां पे चिल्ला के कहा, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, इट मीन्स कॉस्ट एंड आर्म। लेकिन हाथ के साथ जब लेग भी देनी पड़े यानी टांग भी देनी पड़े, इट मीन्स यू हैव ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू हैव टू पे समथिंग यू नो ह्यूज, आपको कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जब कोई एक्सपेंसिव चीज़ होती है, महंगी चीज़ होती है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं वेरी एक्सपेंसिव, बहुत बड़ी कीमत देना, यानी बहुत कीमत देना। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे ईडियम नंबर 96 की बात करें, वाइन एंड डाइन, यानी आप डाइन का मतलब होता है शाम का खाना जो खाते हैं, तो यानी वाइन, उस पे डिनर पे वाइन का मीन्स एक पैग ले लेना, जिसको आप अपनी देसी भाषा में कहते हैं वाइन एंड डाइन। इसका मतलब है व्हेन समबडी इज ट्रीटेड टू एन एक्सपेंसिव मील, जब हम किसी को बहुत ही अच्छे खाना परोसते हैं या अच्छा खाना खिलाते हैं, इन अच्छे से स्वागत करते हैं, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं वाइन एंड डाइन। यानी जब आप दारू शारू खोलते हैं, पार्टी करते हैं, तो उसके लिए आप वाइन एंड डाइन का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी ईडियम नंबर 97, क्रॉस योर फिंगर्स। अगर मैं आपको सिंपल से इसका मतलब बताऊं, डिफिकल्ट सिचुएशन में एक अच्छी कामना रखना, उम्मीद आशा रखना कि सब कुछ अच्छा होगा। क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब होता है अच्छे की आशा रखना, अभिलाषा रखना। होप फॉर द गुड, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे यू वांट देम टू, यानी ऐसे ही वो चीजें होंगी, एक उम्मीद रखना जैसा आप चाहते हो। टू होप यहां पे दैट थिंग विल हैपन इन द वे यू वांट देम टू, जिस तरीके से आप उन चीजों को देखना चाहते हैं, डेफिनेटली दे विल हैपन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब होता है टू होप फॉर गुड, इन टू होप फॉर हैपनिंग गुड या टू होप फॉर गुड थिंग्स। इस तरीके से भी आप इसका याद इसको रख सकते हैं। उसके बाद ईडियम नंबर 98 की बात करें तो यह है मूव हेवन एंड अर्थ, यानी यहाँ पे स्वर्ग पाताल मूव करना, यानी अथल क्या कहते हैं ना, हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चलना। या आप बोलोगे सर मैंने तो आई हैव मूवन, आप क्या बोलोगे, आई हैव मूवन बोलोगे या आई हैव मूव्ड हेवन एंड अर्थ, यानी मैंने अपना पूरा एफर्ट, पूरा प्रयास लगा दिया, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव मूव्ड हेवन एंड अर्थ। यानी मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है मेक एवरी, यानी यहाँ पे क्या, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी अपना पूरा प्रयास लगाना, पूरी कोशिश लगाना किसी चीज को पाने के लिए। सो यू ऑल गाइस हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ फॉर योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडियम नंबर 99 की बात करें तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है डेलिबरेटली इग्नोर समवन, यानी किसी बंदे को मैं उसके साथ रूखा व्यवहार करना या उसको इग्नोर करना, उसको नकारना। इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी किसी को ठंडा शोल्डर देना, अपना ठंडा कंधा देना, सपोर्ट पूरा नहीं करना, उसको क्या करना, रूखा व्यवहार करना, रूखा बर्ताव करना और उसको इग्नोर करना। उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। गाइस इट्स ईडियम नंबर 100, अब हमारी सेंचुरी कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 नंबर पे जो ईडियम है वो है विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी यहाँ पे नमक का एक दाना होना। इसका मतलब होता है जितनी भी आपको शंका होती है, जितनी भी आपको वहां पे सस्पेक्ट होते हैं, तो उसको क्या करना, स्वीकार करना, यानी टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब होता है शंका, एक यहाँ पे डाउट जब आपको रहता है, यानी स्वीकार करना, लेकिन मैंने एक शक के साथ किसी चीज को क्या करना, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट एनीथिंग विद द सस्पेक्ट, आप किसी सस्पेक्ट से, किसी डाउट से किसी चीज को जब एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ईडियम नंबर 101 की बात करें तो इसका मतलब है इन द सोप। इन द सोप का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट कंडीशन के अंदर होना, किसी डिफिकल्ट परिस्थिति के अंदर होना, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। इन द सोप, सोप का मतलब यहाँ पे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर होना। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी यहाँ पे हम बोलोगे ना, आप बोलोगे क्रैकिंग यूपीएससी इज नॉट कप ऑफ माई टी, यानी ये मेरे बस की बात नहीं है। नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है किसी की पसंद, या फिर उसको आप क्या बोलोगे, किसी की पसंद क्या मीन्स पसंद होना। तो इसका मतलब होता है जैसे नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, यानी किसी की भी पसंद, या यहाँ पे किसी की, आप इसकी बात करो कि किसी का उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं होना, कोई इसके अंदर शौकीन नहीं है, या किसी की हिम्मत नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा इट्स नॉट कप ऑफ माई टी टू मेक यू अंडरस्टैंड, यानी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि आपको समझा पाऊँ। तो इसका मतलब होता है नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कोई इस कंडीशन के या उस चीज़ के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, किसी की भी चॉइस नहीं है। नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ईडियम नंबर 103 की बात करें तो यहाँ पे सेल इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट का मतलब अगर आप मैं देसी भाषा के अंदर समझाऊं, यानी एक ही नाव में सवार होना, एक ही कश्ती में सवार होना, या एक ही थाली के चट्टे बट्टे हम कहते हैं ना, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, यानी हम एक ही नाव में सवार है। अगर आप फाइनेंस अकाउंट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका फ्रेंड भी कर रहा है, दूसरा पड़ोसी भी कर रहा है और तीसरा बंदा भी कर रहे, तो आप जब इकट्ठे मिलोगे तो आप बोलोगे मैं भी कर रहा हूं, वो बोलेगा मैं भी कर रहा हूं। सो यू ऑल विल से वन सेंटेंस दियर, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, हम सभी एक ही
कश्ती के सवार हैं, इन एक ही कश्ती पे सवार हैं। इट मीन्स हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सेल इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम सिचुएशन, एक ही कंडीशन में, एक ही परिस्थिति में होना। इस तरीके से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे टू बी इन ए क्वेंडरी, टू बी इन ए क्वेंडरी इसका मतलब होता है किसी डिफिकल्ट या किसी इल्यूजन कंडीशन में रहना, यानी कंफ्यूजिंग स्टेट सिचुएशन या कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर रहना। टू बी इन ए क्वेंडरी, इन ए कंफ्यूजिंग सिचुएशन, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है भ्रम में होना, किसी यहाँ पे इल्यूजन में रहना। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे बात करते हैं, यहां पे ए डॉग्स ब्रेकफास्ट यानी कुत्ते का नाश्ता, ए डॉग्स ब्रेकफास्ट इसका मतलब होता है सब गड़बड़ हो जाना। यानी अगर आप कुत्ते को यहां पे नाश्ता दोगे डेफिनेटली वो वहां पे सब गड़बड़ कर देगा, उस रोटी को तोड़ मोड़ देगा। इसका मतलब है टोटली मेस आर ए थिंग दैट हैज बीन डन बैडली, यानी किसी चीज को बहुत ही बुरे तरीके से करना। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट इसको कहते हैं। आप बोलोगे इट्स अ डॉग ब्रेकफास्ट, यानी बहुत ही गड़बड़ चीज है, बहुत ही यहाँ पे क्या है, सब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ईडीएम नंबर यहां पे 106 की बात करें, स्कैर्ड काउ, यानी यहाँ पे पवित्र गाय। आप सभी को पता है हिंदुइज्म के अंदर देखें तो गाय, वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से गाय को पूजा जाता है। स्कैर्ड काउ का मतलब होता है पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, यानी इतना अच्छा व्यक्ति जिसकी कभी भी वहाँ पे क्या ना हो, किसी को क्रिटिसाइज आलोचना ना की जाए, किसी के साथ बहस मुहास ना की जाए। इस तरीके से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा माना जाने वाला, माना ताना व्यक्ति, उसको कहते हैं स्कैर्ड काउ कहते हैं। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, हम कहते हैं ना आखिरकार, वंस एंड फॉर ऑल, आखिरकार आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन, मैंने आखिरकार फाइनली मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। इसका मतलब है नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम फाइनली, यानी आखिरकार मैंने अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया। आप क्या बोलोगे, वंस एंड फॉर ऑल आई हैव स्टार्टेड गिविंग माई बेस्ट। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। लास्ट टाइम यानी यहाँ पे अंतिम पे आखिरकार शुरू कर ही लेना किसी चीज को। उसके बाद है इन द निक ऑफ टाइम, यानी आप कहते हैं ना निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एन मौके पर। हम बात करते हैं एन मौके पर, जैसे ही आप भी एग्जाम के अंदर 20 दिन रह रहे हैं तो आप बोलेंगे मैंने एन मौके पर प्रिपरेशन शुरू करी। इन द निक ऑफ टाइम यानी सही समय पर, जस्ट इन ए टाइम, एट ए राइट टाइम। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ईडीएम नंबर 109 देखते हैं, पुट इनटू एक्शन। पुट इनटू एक्शन का मतलब होता है मैं अमल में लाना, किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट दिखाना, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। टू एग्जीक्यूट, जैसे आप बोलोगे सर आपने लेक्चर तो पढ़ाते हो आप सर, लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करते, इसको एक अच्छे अमल में नहीं डालते। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, पुट इनटू एक्शन, पुट इनटू एक्शन, पुट योर प्रिपरेशन इनटू एक्शन। उस अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे अमल में लाओ, एक अच्छे इंटरेस्ट में लाओ, उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करो। उसके बाद यहां पे ईडीएम नंबर 110 की बात करें, डू अवे विद, इसका मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, खत्म करना। तो इसका अगर आप साइनोमियंस देखें तो डिमिनिश्ड भी आएगा, डिस्ट्रॉयड भी आएगा, और इस तरीके से बहुत ज्यादा वहां पे इसके साइनोमियंस हैं जिसकी जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं। डू अवे विद इसका मतलब किसी चीज को रद्द करना, खत्म करना, फिनिश करना, डिस्ट्रॉय करना। इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं। उसके बाद यहां पे ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर का मतलब होता है यानी फेल होने की कगार पर। डियर लर्नर, आपको मैं एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट, जो लर्नर अभी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको कोई इंटेंशनली नहीं कह रहा हूं, इट्स ईडीएम, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद रखें। ऑन द ब्रिंक ऑफ, दे ऑल आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, इट मीन्स दे आर वेरी क्लोज टू फेलियर, यानी बहुत ही फेलियर के, फेल होने के कगार पे होना, उसके लिए आप कहते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। सो today you have to analyze and you must have to give answer of my question which I have asked you in the beginning of this lecture। जो मैंने आपको शुरू में पूछा तो उसका आपको डेफिनेटली आपको आंसर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ईडीएम नंबर 112 की बात करें, ए बर्निंग क्वेश्चन, इट मीन्स यानी अभी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन चल रही है, इट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें 130 की बात करें, टू डॉक्टर द अकाउंट्स, टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है हेरा फेरी करना। सपोज करो यहाँ पे आजकल अगर कोविड के केसेस चल रहे हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे मरीज होते हैं, मैं कोई इंटेंशनली नहीं कह रहा हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो उनको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ताकि वो वहाँ पे, आपने देखा होगा कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वहाँ पे देखने को मिला था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो गया था, एक मीन्स यहाँ पे अगर आप बात करें ब्राइबी की बात करें, यहाँ पे उस तरीके से पैसे हड़पने की बात करें तो उस तरीके से हो गया, टू मैनिपुलेट
मैनिपुलेट द अकाउंट्स, यानी हेरा फेरी करना। उसके बाद अकाउंट में गड़बड़ करना, हेरा फेरी करना। उसके बाद है 114 ईडियम नंबर वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ, तो ये भी इंपॉर्टेंट ईडियम है जिसका मतलब होता है यानी किसी चीज़ को अपनी जुबान देना, या थ्रो द वर्बल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अपनी जुबान से किसी चीज़ का इन्फॉर्म करना, किसी चीज़ को अपनी जुबान देना। उस तरीके से थ्रो द वर्बल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरीके से भी आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईडियम नंबर 115 की बात करें तो ऑल हैंड्स ऑन डेक। अगर आप डेक की बात करें, जो कश्ती का पिछला हिस्सा होता है, अगर सपोज करो ये आपकी कश्ती है, तो ये वहाँ पे इसका पिछले सिरे को यहाँ पे क्या कहते हैं, डेक कहा जाता है। यानी यहाँ पे ईडियम है ऑल हैंड्स ऑन डेक। इसका मतलब यहाँ पे डेक किसको कहते हैं, कश्ती का जो पिछला हिस्सा होता है उसको कहते हैं। यानी जो आपको स्लिप के पीछे वाला हिस्सा, यानी जो शिप होता है उसके पिछले वाला जो हिस्सा होता है उसको डेक कहते हैं। इट मीन्स एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद ए प्रॉब्लम, यानी अगर आप किसी समस्या के अंदर हैं तो सभी लोग आपकी मदद करने को तैयार है। इट मीन्स सभी लोगों को मदद करना, सभी लोगों से सहायता लेना, उसको कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ईडियम नंबर 116 की बात करते हैं बी ऑल वन टू। बी ऑल वन टू का मतलब होता है कोई भी डिफरेंस नहीं रखना, कोई भी फर्क नहीं रखना, भेदभाव नहीं रखना। आप बोलोगे सर वी हैव नो, क्या बोलोगे, मेक नो डिफरेंस। वी हैव बी ऑल ऑन टू, वी हैव नो डिफरेंस, यानी मेक नो डिफरेंस, कोई भी फर्क नहीं जानना या नहीं बनाना। इस तरीके से भी आप इसका यूज में अच्छे तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद 117 ईडियम की बात करें तो एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब होता है ए फर्मली हेल्ड बिलीफ, यानी यहाँ पे मीन्स एक अच्छा दृढ़ विश्वास होता है, एक बहुत ही गहरा विश्वास किसी के ऊपर होता है, तो उसको आप कह सकते हैं आई हैव एन आर्टिकल ऑफ फेथ ऑन यू। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, फर्मली हेल्ड बिलीफ। उसके बाद यहाँ पे आप बात करें 118 ईडियम की बात करें बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट यानी गोली खाना। इसकी अगर आप बात करें, यानी आप सपोज करो किसी भी चीज़ को अगर आप कभी भी तो गोली ऐसे नहीं खाओगे, कभी ना कभी आप किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन के अंदर होंगे, किसी मजबूर कंपेल्ड सिचुएशन के अंदर होंगे, तो एट दैट टाइम यू विल हैव टू फेस अनप्लीजेंट सिचुएशन एंड इट मीन्स यू हैव टू बाइट द बुलेट, यानी मजबूरी में किसी चीज़ को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उसका मतलब होता है बाइट द बुलेट। उसके बाद यहाँ पे आज की लेक्चर का सेकंड लास्ट ईडियम है, वो है 119 ईडियम फिट एज ए फिडल। फिट एज ए फिडल की बात करें तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिट एज ए फिडल। तो ये यहाँ पे किसी को भला चंगा कहना, यानी भला चंगा कहना का मतलब है किसी कोई इंसान जब एक हेल्दी कंडीशन के अंदर होता है, कि भला चंगी कंडीशन के अंदर होता है, इन ए वेरी गुड हेल्थ कंडीशन जब होता है, उसको आप कहते हैं फिट एज ए फिडल कहते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे आज के लास्ट ईडियम की बात करें तो सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है जो घर की चार दीवारी होती है, जिसको आप बाड़ भी कहते हैं हिंदी के अंदर। आपका घर यहाँ पे बना और आपके घर की चार दीवारी है, यानी यहाँ पे बैठना। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है नॉट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट। सपोज करो आपके पड़ोसी यहाँ पे झगड़ रहे हैं, यहाँ पे रामू भाई यहाँ से झगड़ रहे हैं और शामू भाई यहाँ से झगड़ रहे हैं, लेकिन आप जो है वो अपनी फेंस पे, अपने यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जो बाउंड्री है वहाँ पे आप बैठे हो। इट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग द साइड ऑफ रामू भाई और नॉट टेकिंग द साइड ऑफ शामू भाई। इट मीन्स यू आर नॉट जस्ट मेकिंग योर सेल्फ इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट। आप किसी भी विवाद में अपने आप को इंडल्ज नहीं कर रहे हैं। सो डियर लर्नर, आज के ये हमारे 40 इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस थे। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं सभी, इसलिए आपको इनको सभी को सीरियस वे से लेना है। डियर लर्नर, अगर आपका अच्छा कॉपरेट रहा तो डेफिनेटली मैं ग्रामर के बाद आपके लिए दूसरे यूपीएससी लेवल के भी वहां पे सब्जेक्ट पढ़ाने को तैयार हूं, बट आई नीड योर कॉपरेशन। आप अपने कॉपरेशन को अच्छे तरीके से दिखाएं। कभी भी किसी भी टॉपिक अगर और समझना होगा, आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड डियर लर्नर, बट यू must have to cooperate me in a very proper way so that I can feel motivation, I can feel energetic, and definitely I shall try and I definitely try make my best. I try to make my time best so that I can help you in a very proper way. Thank you very much for your cooperation and support, and if you haven't subscribed the channel of Triple S, do subscribe and do share with others. अगर आप सोचते हैं कि ये लेक्चर दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, if you want to help them, do share this lecture with them. Thank you very much. Have a good luck ahead. Have a good one ahead.